फिलहाल। आज डेट हो गई है 18। चलिए, सो कॉम्बिनेटर बेसिकली क्या है कि अगर आप CSS में एलिमेंट बेस्ड कोडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक कंट्रोल देता है कि आपने किस लेवल तक एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है हमारा डिसेंडेंट सेलेक्टर। तो पहले ज़रा कॉम्बिनेटर को समझते हैं। कॉम्बिनेटर इज समथिंग दैट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द सेलेक्टर। सो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग यहाँ देख रहे हैं डिव, और डिव के साथ में मेंशन किया हुआ है पी, तो ये क्या हुआ, डिव के अंदर जो भी पी होंगे चाहे वो किसी भी एलिमेंट में हो, ठीक है, तो ये सभी को टारगेट करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर, जिसको हम लोग स्पेस के साथ डिक्लेयर करते हैं। सो अ CSS selector can contain more than one simple selector. Between the simple selector we can include a combinator. Combinators क्या होते हैं, ये these are combinators. So there are 4 different combinators in CSS. First is descendant, जिसको हम लोग स्पेस के साथ डिक्लेयर करते हैं। सेकेंड जो होता है हमारा वो होता है चाइल्ड सेलेक्टर, जिसको आप ग्रेटर देन के साथ डिफाइन करेंगे। थर्ड आपका एग्जैक्ट सिबलिंग सेलेक्टर, जिसको हम लोग प्लस के साथ डिफाइन करेंगे। एंड जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, जिसमें हम लोग टिल्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो समझते हैं डिसेंडेंट। द डिसेंडेंट सेलेक्टर्स मैचेस ऑल एलिमेंट्स दैट आर डिसेंडेंट्स ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट। सो इन दिस एग्जाम्पल सेलेक्ट्स ऑल पी एलिमेंट इनसाइड डिव एलिमेंट। सो ओपन करेंगे अगर हम लोग यहाँ पर, तो जितने भी हमारे डिव के अंदर पैराग्राफ है सभी पैराग्राफ हमारे सेलेक्ट हो रहे हैं। कंट्रोल यू प्रेस करेंगे और नोटिस करेंगे यहाँ पर ये हमारे पास है डिव टैग, जिसमें 2 पैराग्राफ हमारे डिव के अंदर है, और जो थर्ड पैराग्राफ हमारा वो डिव में तो है लेकिन सेक्शन एलिमेंट के अंदर कंटेन है। तो अगर आपने डिसेंडेंट का यूज़ किया है तो आपका एलिमेंट किसी भी लेवल पर हो, तीनों ही सेलेक्ट होंगे। तो यहाँ पर पैराग्राफ 3 इन द डिव आप देख सकते हैं सेलेक्टेड है, बट जो रिमेनिंग 2 डिव हम लोगों ने पैराग्राफ हमने डिव के बाहर डिफाइन किए हैं, इस अप्रोच में वो सेलेक्ट नहीं होंगी क्योंकि ये डिव के अंदर नहीं है। और हम यहाँ पर कमांड क्या कर रहे हैं, डिव के अंदर जितने भी पी टैग्स हैं उनका कलर येलो हो जाए। तो इसलिए ये आपके नॉर्मल आपको रिटर्न आएंगे। इसी तरह से आता है चाइल्ड सेलेक्टर, जिसमें हम लोग ग्रेटर देन का यूज़ करते हैं। द चाइल्ड सेलेक्टर सेलेक्ट्स ऑल एलिमेंट्स दैट आर द चिल्ड्रन ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट। सो द फॉलोइंग एग्जांपल सेलेक्ट्स ऑल पी एलिमेंट्स इनसाइड ऑफ अ डिव। तो एग्जांपल देखिए, इस बार हमारा नंबर 3 जो पैराग्राफ है वो सेलेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि वो एक सेक्शन एलिमेंट के अंदर है। तो कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, डिफरेंस देखिए, डिसेंडेंट में हमारा सेक्शन टैग के अंदर भी सेलेक्ट हुआ था, बट चाइल्ड सेलेक्टर में डिव का जो चाइल्ड होगा सिर्फ वही सेलेक्ट है। ठीक है, तो हमने ऊपर कमांड किया है डिव के अंदर चाइल्ड क्या है पी, अगर हम लोग लिखते हैं डिव चाइल्ड सेक्शन और उसके अंदर पी टैग, तो सेक्शन के अंदर वाला भी सेलेक्ट हो जाता है उसके। नेक्स्ट पार्ट है एडजंक्ट सेलेक्टर। So adjunct sibling selector is used to select an element that is directly after another specific element. Sibling elements must have the same parent element, and adjunct means immediately following. So the following example selects the first p element that are placed immediately after div element. तो div plus p का क्या मतलब है कि div के इमीडिएट बाद में जो पैराग्राफ है div टैग के बाद में उसको ये सेलेक्ट करेगा। तो हम यहाँ पर नोटिस करेंगे पैराग्राफ 1 और 2 कहाँ पर है डिव के अंदर, बट 3 कहाँ पर है आफ्टर डिव एलिमेंट। इसी तरह से यहाँ पर आप देखोगे 3 के बाद हमने 4 बनाया, लेकिन 4 क्या है डिव के बाहर है, बट यहाँ पर जो हमने कमांड किया है प्लस के साथ, उसका मतलब क्या है कि डिव के बाद जो पहला पैराग्राफ होगा चाहे उसके बाद में कितने भी हो, लेकिन वो डिव के बाद फर्स्ट पैराग्राफ को टारगेट करेगा। यानी कि कोड से अगर हम लोग समझें तो यहाँ पर डिव के बाद में 2 पैराग्राफ, लेकिन डिव प्लस पी का क्या मतलब है, इमीडिएट डिव के बाद जो पैराग्राफ है सिर्फ वो सेलेक्ट होगा, यानी कि ये वाला 3। इसी तरह से नंबर 7 आपका सेलेक्ट होगा, 4 और 8 आपका इस अप्रोच में सेलेक्ट नहीं होगा।
अगर हम लोग टिल्ट का इस्तेमाल करेंगे तो दोनों सेलेक्ट होंगे। ये देखिए, इसको बोलते हैं जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। द जनरल sorry, the general sibling selector selects all elements that are next siblings or of a specified elements. तो div सिबलिंग सेलेक्टर P, और अब की बार आप क्या देखते हैं, प्रेस करेंगे कंट्रोल U, तो आप इस div के बाद में देखिए हमारे पास पैराग्राफ है, फिर इसके बीच में एक और एलिमेंट है, फिर हमारा पैराग्राफ है। इस बार ये पैराग्राफ 3 और 4 दोनों सेलेक्ट होंगे हमारे, ठीक है। तो इस तरह से आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलेक्टर काम करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सूडो क्लास की। सूडो क्लास क्या होती है? सो सूडो क्लासेस, what are pseudo class? A pseudo class is used to define a special state of an element. For example, it can be used to style an element when a mouse over it. Style visited and unvisited link differently. Style an element when it gets focus. So क्या होता है इसका प्रोसीजर, सिंटैक्स, आपका एलिमेंट का नेम, सूडो क्लास मे बी होवर, मे बी लिंक, मे बी विजिटेड, मे बी एक्टिव, और उसकी जो भी प्रॉपर्टी और वैल्यू आप डिफाइन करना चाहें। तो एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ डिफाइन करें एंकर सूडो क्लास। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप कोई लिंक बनाते हैं तो वो आता है ब्लू कलर से, तो हम उसको रेड कलर ऑफर करें, और अगर यूज़र क्लिक कर देता है तो उसका कलर हम लोग यहाँ पर डिफरेंट कर रहे हैं, माउस ओवर पर डिफरेंट कलर एंड प्रेस करने पर डिफरेंट कलर। चलिए इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, राइट क्लिक और यहाँ से बोलेंगे कॉपी लिंक एड्रेस, और इनकॉग्निटो टैब में ले जाके इसको ओपन कर दें, तो हमारा कलर क्या आ रहा है लिंक का, रेड, है ना। माउस ओवर पिंक, प्रेस करने पर ब्लू, और बाद में वापस से रेड कलर। तो इस तरह से आप लिंक की अलग अलग स्टेजेस को कलर कर सकते हो। अब क्या कंडीशन है उसको ध्यान से देखिए। होवर जो है वो हमने ध्यान रखना है कि लिंक के बाद में होगा, इसी तरह से एक्टिव जो है वो होवर के बाद में होगा। अगर आप ये ऑर्डर ऊपर नीचे कर देंगे, हायरार्की ब्रेक करेंगे, तो ये इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सूडो क्लासेस एंड HTML क्लासेस, दोनों में क्या डिफरेंस है। सूडो क्लासेस कैन बी कंबाइंड विद HTML क्लासेस, सो व्हेन यू होवर ओवर द लिंक इन द एग्जांपल इट विल चेंज द कलर। तो ए क्या है, एलिमेंट यानी कि लिंक, हाईलाइट क्या है उसके अंदर, क्लास, और हम उसको क्या बोलते हैं कि माउस ओवर करने पर उसका कलर रेड होगा, है ना, और फॉन्ट साइज भी चेंज होगा। तो व्हेन you hover over the first link below it will change color and font size, ठीक है। इसी तरह से हम किसी div एलिमेंट को भी होवर कर सकते हैं। एन एग्जांपल ऑफ यूजिंग द होवर सूडो क्लास ऑन अ div एलिमेंट, हम चाहते हैं div को माउस ओवर करने पर कलर डिफरेंट होना चाहिए, ये देखिए वर्क कर रहा है। इसी तरह से सिंपल टूल टिप होवर ओवर अ div एलिमेंट टू शो अ p एलिमेंट लाइक अ टूल टिप। हमने यहाँ डिफाइन किया पैराग्राफ, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, हाइड होगा, यानी डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन करने से वो एलिमेंट डोम से हाइड हो जाता है। इसका बाद उसका बैकग्राउंड कलर क्या है, येलो, और पैडिंग कितना है 20%, ठीक है। अब जब हम लोग डिव को होवर करेंगे तो जो पी एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, नन से बिलोंग, तो यानी कि माउस ओवर करने पर गलत लिंक लगा हुआ है, इसको भी सही करना पड़ेगा। सूडो क्लास होगा, इसका आउटपुट ये होगा। तो जैसे आप होवर करेंगे डिव एलिमेंट को तो क्या दिखाई देता है, हमारा जो पैराग्राफ डिस्प्ले मैंने किया था वो विजिबल हो रहा है। इसको मैं लिंक कर देता हूँ सही तरह से ताकि सही एग्जांपल ओपन हो। नोटपैड,
URL करेंगे यहाँ से कॉपी, कंट्रोल O पेस्ट। इसके बाद इस URL को हम लोग कॉपी करेंगे, नोटपैड में करेंगे कंट्रोल F फाइंड, और यहाँ पर इस URL को हम लोग रिप्लेस करेंगे विद दिस URL। क्लोज कर दीजिए, रिलोड करिए पेज को, अब चलाइए। ठीक है, तो ज़रा कोड में आते हैं और समझते हैं। हमने क्या बनाया, एक डिव एलिमेंट, डिव के अंदर हमारे पास क्या है, एक पैराग्राफ। क्या नाम है, सचिन? तो हमने यहाँ पर कमांड किया कि जब माउस ओवर किया जाएगा डिव को, तो पैराग्राफ जो है वो डिस्प्ले नन से क्या हो जाएगा, डिस्प्ले ब्लॉक। और अब आप देखिए माउस ओवर करते ही हमारा पैराग्राफ डिस्प्ले हो रहा है। तो ये है इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास। फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास मैचेस स्पेसिफाइड एलिमेंट्स दैट इज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ अनदर एलिमेंट। सो हम यहाँ डिफाइन करें पैराग्राफ फर्स्ट चाइल्ड, कलर क्या हो जाए इसका, ब्लू। ओपन करिए एग्जाम्पल, कंट्रोल U प्रेस करिए, ध्यान से देखिए हमने लिखा है P फर्स्ट चाइल्ड, लेकिन ये नहीं बताया कि किसी के अंदर या किसी के बाहर, हमने डायरेक्ट लिखा फर्स्ट। अब चाहे बॉडी एलिमेंट है तो बॉडी का फर्स्ट पैराग्राफ ये हो गया, अगर डिव है तो डिव का फर्स्ट पैराग्राफ ये होगा। तो फर्स्ट चाइल्ड आप देख सकते हैं, दिस इज सम टेक्स्ट, दिस इज सम टेक्स्ट, दोनों का कलर क्या है, ब्लू आ रहा है। इसी तरह से होता है लास्ट चाइल्ड, तो ये लास्ट चाइल्ड में कंसिडर होगा अगर डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, मैच द फर्स्ट आई एलिमेंट इन ऑल P एलिमेंट, आई मतलब इटैलिक। ठीक है, सो पैराग्राफ है हमारे पास, उसके अंदर हमने एक आई टैग का इस्तेमाल किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोनों पैराग्राफ के अंदर जो इटैलिक वाला पार्ट है वो सेलेक्ट हुआ है, लेकिन दूसरा इटैलिक सेलेक्ट नहीं हुआ है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है फर्स्ट चाइल्ड, तो ये हुआ फर्स्ट और ये हुआ सेकेंड चाइल्ड, तो इसलिए फर्स्ट सेलेक्ट होगा, सेकेंड वाला सेलेक्ट नहीं होगा। इसका आप कोड देख लीजिए। तो यहाँ आप नोटिस करेंगे दो जगह पर हम लोगों ने आई एलिमेंट का यूज़ किया एक पैराग्राफ में, उसकी हमने दो कॉपियाँ बनाई हैं यहाँ पर सेम, और यहाँ से हमने कमांड किया है पैराग्राफ के अंदर जो इटैलिक टैग है उसका फर्स्ट चाइल्ड, तो फर्स्ट चाइल्ड ये हुआ दोनों जगह पर। अगर आप सभी को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिखेंगे, मैच ऑल आई एलिमेंट इन ऑल फर्स्ट चाइल्ड P एलिमेंट्स। तो यानी कि अब की बार हमने क्या चेंज करा, P फर्स्ट चाइल्ड और उसके अंदर क्या ढूंढना है, आई एलिमेंट। अब क्या दिखाई देता है, दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं हमारे, लेकिन थर्ड, सेकंड और फोर्थ क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहा, उसके पीछे का कारण समझिए। हमने कमांड किया P फर्स्ट चाइल्ड, तो ये हो गया फर्स्ट चाइल्ड और एक ये हो गया फर्स्ट चाइल्ड, उसके अंदर जितने भी आएंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये होता है कि आप क्लास को कितना कंट्रोल करके चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज सूडो क्लास। द लैंग्वेज सूडो क्लास अलाउज यू टू डिफाइन स्पेशल रूल्स फॉर डिफरेंट लैंग्वेज। तो यहाँ पर हम डिफाइन करें क्यू लैंग्वेज एट्रीब्यूट, हमने क्या लिखा है, नो। तो वहाँ पर जो हमारा कोट आता है, कोट की जगह पर क्या आ जाए, टिल्ट। कोट मतलब इन्वर्टेड कोट, क्यू टैग हमने पढ़ा हुआ है ना। अगर आपको पैराग्राफ में किसी लाइन को, स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कोट में डालना हो तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्यू टैग। तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि अगर ये पार्ट मैं ना डिफाइन करता तो इन्वर्टेड कोट में होता है। हर्ष कुमार। तो इस फाइल को ओपन करेंगे और ओपन करेंगे नोटपैड, लैंग्वेज को रिमूव करेंगे, रिलोड करेंगे, तो क्या आ रहा है, इन्वर्टेड कोट। इस इन्वर्टेड कोट सिंबल को रिप्लेस करने के लिए हमने क्या लिखा है, लैंग्वेज एट्रीब्यूट इक्वल टू नो। तो यहाँ पर आप पहले अपना एट्रीब्यूट और उसके अंदर वैल्यू क्या रखा है उसको बताओगे, और यहाँ पर जो भी सिंबल आप लगाना चाहो वो सिंबल से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। सेव करके रिलोड करिए। मैं कुछ और नया सिंबल डालना चाहता हूँ, ये देखिए चेंज हो रहा है।
बट ये बहुत रेयर यूज़ में आएगा, इसकी आप टेंशन ना। नेक्स्ट है सूडो क्लास के बाद सूडो एलिमेंट। एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी कि यहाँ पर हम डायरेक्ट टैग की बात करेंगे। जैसे सी एस सूडो एलिमेंट इज यूज टू स्टाइल स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी यूज टू स्टाइल द फर्स्ट लेटर और लाइन ऑफ एन एलिमेंट। सो इंसर्ट कंटेंट बिफोर और आफ्टर द कंटेंट ऑफ एन एलिमेंट। तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेलेक्टर कोई भी आपका हो सकता है, पैराग्राफ या डिव, उसके बाद सूडो एलिमेंट क्या है आपका, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट लाइन, इस तरह से, और यहाँ से आप प्रॉपर्टी वैल्यू अपनी डिफाइन करोगे। तो पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट लाइन वाला रिजल्ट क्या काम करेगा। तो ध्यान रखना, सूडो क्लास का जब जिक्र आएगा तो सिंगल कॉलम होता है, सूडो एलिमेंट का जिक्र आएगा तो डबल कॉलम, ठीक है। अच्छा, जब CSS2 यूज़ होता था तो दोनों में सिंगल ही चलता था, लेकिन जब 3 आया तो इसको रिफाइन किया गया। तो डबल रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट को, सिंगल रिप्रेजेंट करता है क्लास, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट इज यूज टू ऐड अ स्पेशल स्टाइल टू द फर्स्ट लाइन ऑफ अ टेक्स्ट। और यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि जो पैराग्राफ है उसकी पहली लाइन जो है वो रेड कलर से आनी चाहिए और सभी जो है वो स्मॉल कैप्स में होंगे। तो आप देख सकते हो जो फर्स्ट लाइन है उसका कलर से डिफरेंट है, बाकी नॉर्मल टेक्स्ट हमारा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। स्क्रीन को जितना छोटा करेंगे जो भी मैटर नीचे ब्रेक होगा वो नॉर्मल होते जाएगा। देखिए, बड़ा करेंगे जो भी ऊपर की लाइन में जाएगा ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा। तो ये होता है फर्स्ट लाइन। इसी तरह से आपके पास ऑप्शन होता है फर्स्ट लाइन के बाद। अच्छा, क्या क्या चीज़ आप इस पर अप्लाई कर सकते हो वो देख लीजिए। फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट कैन ओनली बी अप्लाइड टू ब्लॉक लेवल एलिमेंट, जैसे कि पैराग्राफ, जैसे कि आपका डिव हो गया, तो ये ब्लॉक लेवल होगा। अगर आप अप्लाई करते हो किसी स्पैन टैग के ऊपर तो ये काम नहीं करेगा। सो ये फॉन्ट की प्रॉपर्टी, कलर की प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, टेक्स्ट डेकोरेशन, वर्टिकल अलाइन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, लाइन हाइट और क्लियर, ये सारी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो उसके थ्रू। Notice the double column notation versus single column. So the double column replaced the single column notation for pseudo elements in CSS3. This was an attempt from W3C to distinguish between pseudo classes and pseudo element. The single column syntax was used for both pseudo classes and pseudo element in CSS2 and CSS1. But in CSS3 हम लोग एलिमेंट के लिए यूज़ करते हैं डबल कॉलम। So for backward compatibility, the single column syntax is acceptable for CSS2 and 1 pseudo element. तो 1 और 2 अब यूज़ नहीं होता, 3 ही चल रहा है हर जगह, ठीक है, आफ्टर 2014। नेक्स्ट है फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर केस में क्या होगा, पैराग्राफ का जो पहला लेटर होगा सिर्फ उसी में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। इस तरह से साइज़ हमने बढ़ाया है तो इसलिए आपको बड़ा दिखाई देगा, अदरवाइज स्मॉल में भी सिर्फ पहला लेटर ही आपका कलर चेंज करके आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो फॉन्ट से मैंने लिखा है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, इस पर भी आप सेम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है आपका सूडो एलिमेंट एंड HTML क्लासेस। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई पैराग्राफ है, उसके अंदर कोई इंट्रो क्लास लगी है और हमें उसके फर्स्ट लेटर का कलर चेंज करना है तो वर्क करेगा, ठीक है। इसी तरह से मल्टीपल सूडो एलिमेंट्स अगर आपने अप्लाई करने, जैसे कि पैराग्राफ है फर्स्ट लेटर, पैराग्राफ है फर्स्ट लाइन, तो एक साथ दोनों रिजल्ट आप देख पाओगे। फर्स्ट लाइन का कलर डिफरेंट है, फर्स्ट लेटर का कलर डिफरेंट है। जैसी लाइन मेरी फर्स्ट से सेकंड होगी ऑटोमेटिकली आप देखिए नीचे जो मैटर आएगा वो रेगुलर आएगा। नेक्स्ट है बिफोर एंड आफ्टर। सो हम चाहते हैं कि हेडिंग टैग के आगे एक इमेज ऐड हो जाए, तो ये देखिए आगे एक इमेज ऐड हो गया। इसी तरह हम चाहते हैं कि बाद में एक इमेज ऐड हो जाए, तो आप लिखिए आफ्टर, तो इमेज बाद में ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आपके क्या आते हैं मार्कर, जब भी आप कोई लिस्ट वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो हमें मार्कर के कलर अगर सिर्फ चेंज करने तो वो चेंज कर सकते हैं। अगर आपने लिखा LI कलर तो मार्कर और आइटम दोनों का कलर चेंज हो जाएगा, बट हम चाहते हैं सिर्फ मार्कर का चेंज हो, तो इसके लिए मार्कर मेंशन कीजिए। इसी तरह से सिलेक्शन, जब भी आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ब्लू कलर से आता है और सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है वाइट कलर का आता है। हम चाहते हैं ये कलर चेंज हो। अब आप जब मैटर सेलेक्ट करोगे तो बैकग्राउंड कलर येलो और टेक्स्ट कलर रेड,
तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, सिलेक्शन, ठीक है, और उसके अंदर कलर टेक्स्ट का रेड और बैकग्राउंड कलर येलो, तो बदला जा सकता है इसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑपेसिटी। ऑपेसिटी जो कि हम लोग इमेज पर अप्लाई करते हैं। जी, तो opacity property specifies the opacity transparency of an element. Transparent image like the opacity can take a value from 0.0 से 1 point. The lower the value, the more transparent. It means कि 0.5 मतलब 50% opacity, ठीक है। तो आप जब यहाँ ब्राउजर में देखोगे तो आपको इमेज 50% विजिबल 50% ओपन कर देगी। ट्रांसपेरेंट होवर इफेक्ट, हम चाहते हैं इमेज बाय डिफ़ॉल्ट आपका ट्रांसपेरेंट हो, होवर करने पर 100% विजिबल हो जाए, ठीक है। इसी तरह से ट्रांसपेरेंट बॉक्स, हम किसी बॉक्स को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर बॉक्स में कुछ कंटेंट होगा, मैटर टेक्स्ट भी होगा, तो वो भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसके लिए हम लोग ऑपेसिटी का यूज़ ना करके हम लोग क्या यूज़ करते हैं, RGB। अगर RGB के साथ जाओगे तो ये देखो टेक्स्ट मेरा ओरिजिनल कलर में बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हुआ, लेकिन यहाँ पर बैकग्राउंड और कंटेंट दोनों चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो गई। फिर क्या है, जैसे टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट बॉक्स, तो हमने एक डिव बनाया जिसमें बैकग्राउंड की क्लास है, दूसरा डिव बनाया जिसमें ट्रांसपेरेंट बॉक्स की क्लास है, थर्ड डिव बनाया जिसमें ट्रांसपेरेंट बॉक्स के अंदर पैराग्राफ अवेलेबल है। और ब्राउज़र में जब हम उसको प्रीव्यू करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे बैकग्राउंड की इमेज हमारी इनर डिव के नीचे दिखाई दे रहा है। ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ, तो इसके लिए आप यहाँ नोटिस करेंगे हमने जो अंदर वाला बॉक्स बनाया जिसका नेम है ट्रांसपेरेंट बॉक्स, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट बॉक्स के अंदर हमने यहाँ पर डिफाइन किया है ऑपेसिटी कितना हो जाए 0.6। बात करते हैं नेविगेशन बार के बारे में, जो कि हर एक वेबसाइट का पार्ट होता है। Having easy to use navigation is important for any website. With CSS, you can transform boring HTML menus into good looking navigation bar. So navigation bar equal to list of links. A navigation bar needs standard HTML as a base. Navigation bar is basically a list of links. So using the UL and LI element makes perfect sense. यानी कि जब भी कोई nav bar डिज़ाइन होगा तो उसमें UL LI का इस्तेमाल होगा। तो आप यहाँ से ULLI के अंदर डिफाइन करेंगे अपने होम सर्विस अबाउट पोर्टफोलियो कॉन्टैक्ट, और इन सभी को आपने ए टैग में रैप करना है और ए टैग को आपने LI में रैप करना है। तो इस तरह से हमारे डिफ़ॉल्ट लिंक बन जाते हैं। बट अभी इसमें कोई ब्यूटी नहीं है, कोई लुक एंड फील नहीं है इसका। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे लेट रिमूव द बुलेट्स एंड द मार्जिन एंड पैडिंग फ्रॉम द लिस्ट। हमने क्या लिखा, UL टैग लिस्ट स्टाइल टैग नन एंड मार्जिन पैडिंग इज 0। अब ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हमें इसको एक लाइन में लेकर आना है, तो आप यहाँ जाके इसको एक सिंगल लाइन में लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वर्टिकल नेविगेशन बार अगर बनाना हो, टू बिल्ड अ वर्टिकल नेविगेशन बार यू कैन स्टाइल द ए एलिमेंट इनसाइड द लिस्ट इन एडिशन टू द कोड फ्रॉम द प्रीवियस पेज। तो यहाँ पर आप देखें ये हमारा वर्टिकल कुछ इस तरह से बना, क्योंकि हमने यहाँ पर डिफाइन किया डिस्प्ले ब्लॉक और विड्थ कितना रहेगा ए एलिमेंट का 100 पिक्सल। अब डिस्प्ले ब्लॉक क्या काम करता है, डिस्प्लेइंग द लिंक्स एज ब्लॉक एलिमेंट्स मेक्स द होल लिंक एरिया क्लिकेबल, नॉट जस्ट द टेक्स्ट, एंड इट अलाउज अस टू स्पेसिफाई द विड्थ एंड पैडिंग, मार्जिन, हाइट एक्सेट्रा इफ यू वांट। नेक्स्ट क्या हमने विड्थ को सेट किया 100 पिक्सल्स, ब्लॉक एलिमेंट टेक अप द फुल विड्थ अवेलेबल बाय डिफॉल्ट, so we want to specify a 60 pixel width. So you can also set the width of UL and remove the width from a element as they will take up the full width available when displayed as a block element. So this will produce the same result as our previous example. तो हमने UL को दिया और आप देख सकते हैं उतने एरिया में आपका width डिफाइन है। अब वर्टिकल नेविगेशन बार के कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे UL के अंदर LI के अंदर ए एलिमेंट, और माउस ओवर करने पर कलर कुछ डिफरेंट होगा, ठीक है। अब इसमें अगर मैं कोई एक्टिव या करंट स्टेट दिखानी तो आप एक क्लास बना लेंगे एक्टिव, और उस एक्टिव क्लास को आपने कॉल करा देना है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर प्रेस करते हैं Ctrl U, तो हमने एक्टिव क्लास देखो लिख के यहाँ पर डाला हुआ है।
इस जगह पर। नेक्स्ट, सेंटर लिंक्स एंड ऐड बॉर्डर्स। तो यहाँ पर आप बॉर्डर अलाउ कीजिए और टेक्स्ट अलाइनमेंट कीजिए सेंटर, तो आपका मैटर्स होगा इस एरिया में सेंटर में आएगा और ये आपका बॉर्डर आ गया चारों साइड से। अगर आप चाहते हैं कि जीमेल की तरह साइड में फिक्स हो के आए, तो हमारा टॉपिक है फुल हाइट फिक्स नेविगेशन बार वर्टिकल। तो यहाँ पर आप देखेंगे हाइट कितनी रखी हमने, 100%। तो यानी कि अब जो आपका ये है तो राइट हैंड साइड पर लॉक रहेगा और ये मैटर आपका स्क्रॉलेबल रहेगा इसके लिए। जैसे जीमेल में आप देखते हो नेविगेशन की जगह रहती है, जैसे यूट्यूब चलाते हो तो यूट्यूब में साइड बार आपका लॉक रहता है, ये पार्ट आपका स्क्रॉल होता रहता है इस तरह से, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे हॉरिजॉन्टल। So there are two ways to create a horizontal navigation bar, using inline or using float list item. So inline list item, one way to build a horizontal navigation bar is to specify the li elements as inline in addition to the standard code from the previous page. तो वर्टिकल अगर बनाना है तो आपको डिस्प्ले वगैरह कुछ नहीं कराना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट li वर्टिकल ही आते हैं, ठीक है, अलग अलग लाइन में। बट हम बात करते हैं एक लाइन में लाने का, तो आपने लिखना है डिस्प्ले लाइन, और ये आप देखेंगे सब एक लाइन में आइटम आपके अवेलेबल है। इन लाइन बाय डिफ़ॉल्ट elements are block elements. Here we remove the line breaks before and after each list item to display them on one line. Next है floating list item. So अगर आप चाहते हैं कि li एलिमेंट साइड बाय साइड हो, तो आप यहाँ पर इनलाइन की जगह पर मेंशन कर सकते हैं फ्लॉट लेफ्ट, ये भी सेम रिजल्ट आपका प्रोड्यूस करेगा इस तरह से। बाकी इसमें हमने पैडिंग, डिस्प्ले ब्लॉक, ये टैग को हमने डिफाइन किया हुआ है और बैकग्राउंड कलर डिफाइन किया हुआ है। तो फ्लॉट लेफ्ट क्या काम कर रहा है, यूज फ्लॉट टू गेट ब्लॉक एलिमेंट्स टू फ्लॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। और डिस्प्ले ब्लॉक का काम क्या है, अलाउ अस टू स्पेसिफाई पैडिंग एंड हाइट, विड्थ, मार्जिन एटसेट्रा इफ यू वांट ऑन ए एलिमेंट। पैडिंग 8 पिक्सल का काम क्या है, स्पेसिफाई सम पैडिंग बिटवीन ईच, ठीक है, specify some padding between each A element to make them look good. And background color, add a gray background color to each A element. तो हर एक प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल की है उस सबका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट, add the background color to UL instead of each A element if you want a full width background color. तो अभी जैसे आप यहाँ देख रहे हैं डिफरेंस, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि यूएल जहाँ तक है, यूएल तो पूरी विड्थ में है ना, अगर ऐसा नेविगेशन बनाओगे तो आधा अधूरा लगेगा, हम चाहते हैं पूरे पेज पर आए ये कलर। तो हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन करना है यूएल को बैकग्राउंड। अब देखो नेविगेशन है ना, डिफरेंस बता रहे दोनों में। तो नैप बार का तो फुल विड्थ होता है हमेशा, इसलिए कलर आपको ए एलिमेंट को ना देखिए, यूएल को देना है। नेक्स्ट, इसमें हम चाहते हैं कि एक्टिव या करंट नेविगेशन लिंक हमारा होना चाहिए, तो आप एक एक्टिव की क्लास बनाओगे और फर्स्ट को आपने डिफरेंट कलर हाईलाइट कर देना है, बाकी पर होवर करने पर अपना कलर चेंज होगा। अब लिंक अगर आपको राइट हैंड साइड पर अलाइन करना है, तो आपने जाके मेंशन करना है कि फ्लॉट क्या होता है, राइट। तो जैसे मैं चाहता हूँ कॉन्टैक्ट बटन मेरा राइट में चला जाए, तो देखो एक बटन हमारा राइट में आ गया, बाकी रिमेनिंग बटन हमारे कहाँ है, लेफ्ट। ऐसी ज़रूरत कब आती है, जैसे यहाँ पर साइन अप लिखा हो या कॉल नाउ लिखा हो, उस केस में, ठीक है। फिर क्या है, बॉर्डर डिवाइडर। हम चाहते हैं कि बीच में बॉर्डर भी हो, तो आप यहाँ देख सकते हैं इन सब के बीच में एक बॉर्डर अवेलेबल है, ठीक है। तो बॉर्डर के लिए हमने क्या लिखा, बॉर्डर फ्रॉम राइट साइड, और लास्ट चाइल्ड का हमने बॉर्डर क्या करा है, राइट से नन, क्योंकि अगर आप राइट से बॉर्डर दिखाओगे तो फिर डबल बॉर्डर दिखाई देगा, इसलिए बॉर्डर को रिमूव करा है। फिर क्या चाहते हैं हम लोग कि नेविगेशन टॉप में लॉक हो जाए, तो क्या लिखेंगे, पोजीशन फिक्स, टॉप से 0, विड्थ 100%। अब अगर आप पेज को अगर स्क्रॉल करोगे तो आपका नेविगेशन टॉप में लॉक है ना, ऊपर इस तरह से। अगर आप बॉटम में फिक्स करना चाह रहे हैं तो बॉटम से 0 कर दीजिएगा, तो आपका नेविगेशन नीचे आ जाएगा पेज के, इस तरह से। फिर क्या है, स्टिकी नैप बार। स्टिकी नैप बार क्या होता है कि आप जब स्क्रॉल करते तब जाके आपका मैटर टॉप में स्टॉप होता है। So add position sticky to UL to create a sticky navbar
A sticky element toggles between relative and fixed depending on the scroll position. It is positioned relative until a given offset position is made in the viewport, then it stick in the place. अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग जोमेटो देखते हैं, जोमेटो में आप एंटर करिए, ऑर्डर ऑनलाइन में आइए। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये फ़िल्टर वाला जो हमारा पार्ट है, जब पेज को स्क्रॉल करेंगे तो ये लॉक हो गया ऊपर। दिस इज़ कॉल्ड स्टिकी टॉप। इसी तरह से अगर हम अपना एग्जांपल देखें यहाँ से, तो ये हमारा नैब बार है, जैसे पेज को स्क्रॉल करेंगे ऊपर जाके लॉक हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास कंटेंट की हाइट कम है, तो पेज को थोड़ा छोटा करिए, हम एक्सपीरियंस करेंगे, है ना। So Internet Explorer do not support sticky positioning. Safari requires a WebKit prefix, so you must also specify at least one of top right bottom left from sticky position to work. तो ये आपने ध्यान रखना है कि सफारी में चलाने के लिए इस तरह से लिखना है, बाकी सभी में चलाने के लिए ओनली स्टिकी। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर कोई यूज़ नहीं करता, जैसे विंडो 10 के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, देख सकते हैं आप, लेकिन क्लिक करने पर एज ही खुलेगा। कौन सा ब्राउज़र खुला? एज ब्राउज़र, ठीक है। तो अब टेंशन वाली बात नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर कोई विंडो एक्सपी चला रहा हो तो अलग बात है, अदरवाइज कोई टेंशन वाली बात नहीं। बात करें टॉप नैब बार को हम रेस्पॉन्सिव करना चाहते हैं, जैसे भी यहाँ पर क्या है कि ये नैब बार रेस्पॉन्सिव नहीं है, तो रेस्पॉन्सिव कराने के लिए आप क्या करेंगे, अब हमारे पास ज़्यादा आइटम है तो एक पर्टिकुलर विड्थ के बाद ये अलग अलग लाइन में आ जाएंगे अपने आप, अदरवाइज इस तरह से आएंगे, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? यहाँ पर रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए आपको मीडिया क्वेरी का इस्तेमाल करना है। हमने यहाँ पर जाके डिफ़ाइन किया कि जब मोबाइल मोड आएगा, यानी कि विड्थ 600 पिक्सल की हुई ब्राउज़र की, तो यूएल के अंदर जो हमारा टॉप नैब की क्लास लगी हुई है, एलआई जो राइट लगा हुआ है, ठीक है, प्लस जो आपके बाकी के रिमेनिंग एलआई हैं, उन सभी का फ्लॉट जो लेफ्ट रखा है वो क्या हो जाए? नन हो जाए। तो जैसे ही एलआई का फ्लॉट हटेगा, ऑटोमेटिकली एलआई अलग अलग लाइन में आता है, वो ऑटोमेटिक अलग अलग लाइन में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने राइट वाला जो फ्लॉट है इसको नन किया, और एक जो हमने यहाँ फ्लॉट लगा रखा है इसको नन किया। दो चीज़ें हटाते ही आपका ये मोबाइल के हिसाब से रेडी हो गया। अब जब हम यहाँ से मोबाइल मोड चेक करते हैं तो ये मोबाइल के हिसाब से नेविगेशन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिव साइड नैब, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हमारे पास बड़ी स्क्रीन है तो नैब बार को जिस तरह से आएगा, स्क्रीन अगर छोटी है तो ये टॉप में आ जाएगा इस तरह से, बड़ी स्क्रीन पर लेफ्ट साइड, छोटी स्क्रीन पर टॉप में, मोबाइल मोड में नीचे। तो नीचे लाने के लिए हम यहाँ पर मोबाइल मोड एक्टिवेट कर लेंगे। तो देखो ये मोबाइल मोड है, ये टैबलेट मोड है, और ये डेस्कटॉप मोड है, ठीक है। तो जितना एरिया उस हिसाब से हर एक स्क्रीन पर चेंज है। तो यानी कि इस बार हमने डबल मीडिया क्वेरी का यूज़ किया है। तो नीचे आइए, क्या लिखा हमने, एक बार 900 पिक्सल पर डिफरेंट होगा और एक बार 400 पिक्सल पर डिफरेंट होगा, ठीक है। तो फ्लॉट क्या कर रहे हैं हम लोग? नन कर रहे हैं। फिर बात करते हैं ड्रॉप डाउन की। अब ड्रॉप डाउन क्या है कि भाई किसी एलिमेंट के ऊपर अगर हम लोग माउस लेके जाएं तो कुछ एलिमेंट निकलने चाहिए वहाँ से। सो क्रिएट अ होवरेबल ड्रॉप डाउन विद CSS। तो पहले समझते हैं बेसिक ड्रॉप डाउन। सो क्रिएट अ ड्रॉप डाउन बॉक्स दैट अपीयर्स व्हेन द यूजर मूव्स द माउस ओवर एन एलिमेंट। तो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर को समझे। पहले एक हमारे पास डिव है जिसकी क्लास है ड्रॉप डाउन, उसके अंदर एक स्पैन है जिस पर हम लोग मैसेज दे रहे हैं माउस ओवर मी। उसके अंदर हमने अगेन एक और डिव बनाया है जिसका नाम है ड्रॉप डाउन कंटेंट क्लास का, और उसके अंदर पैराग्राफ अवेलेबल है। अब ये जो ड्रॉप डाउन है आपका, इसको जब आप माउस ओवर करोगे तब ये दिखाई देगा, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट ड्रॉप डाउन कंटेंट का डिस्प्ले नन होगा, तभी तो हाइड होगा, है ना। तो ड्रॉप डाउन पे क्या लिखा? पोजीशन रिलेटिव एंड डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अब ये इसको हमने इनलाइन ब्लॉक क्यों करा? क्योंकि डिव जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होता है,
ब्लॉक होने का मतलब ये होगा कि अगर मैं इनलाइन ब्लॉक नहीं लिखूंगा तो पूरी ब्राउज़र की विड्थ में कहीं भी माउस जाएगा ड्रॉप डाउन खुल जाएगा। हम चाहते हैं कि सिर्फ मैटर पर जब माउस हो तभी खुले। ठीक है, तो इसको ज़रा प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करते हैं। आपको कॉपी करेंगे Ctrl O और मैं यहाँ से डिफाइन करता हूँ आपको दिखाने के लिए बॉर्डर। वन पिक्सल सॉलिड कलर ब्लैक। अब ज़रा ध्यान से देखो डिव की विड्थ कितनी है, जितना मैटर। बट अगर आपने ये ना लिखा होता, अब डिव की विड्थ क्या है, फुल विड्थ। अब सोचो कि माउस ओवर मी हमने वहाँ लिखा है, लेकिन यूज़र ने वहाँ की जगह यहाँ कर दिया, देखो तब भी ड्रॉप डाउन खुल रहा है ना, गलत है ना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब माउस इस पर जाए तभी खुलेगा, इसलिए हमने क्या लिखा ब्लॉक को, इनलाइन ब्लॉक। अब जितना कंटेंट होगा उतनी विड्थ होगी डिव की। अब आपका खाली एरिया में अगर माउस जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे इस पर माउस आएगा तब ये वर्क करेगा। तो समझा है इनलाइन ब्लॉक क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये बॉर्डर से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। चलिए तो पोजीशन रिलेटिव डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ड्रॉप डाउन कंटेंट का मैं डिस्प्ले किया नन ताकि डिफ़ॉल्ट ना दिखाई दे। पोजीशन रखते हैं एब्सोल्यूट, जब भी एब्सोल्यूट डालोगे तो पेरेंट को रिलेटिव करना होता है, ध्यान रखिएगा। बैकग्राउंड कलर मिनिमम विड्थ, बॉक्स शैडो, पैडिंग, ज़िंडेक्स। ज़िंडेक्स आपको पता है क्या होता है, जिसका हाई होगा वो ऊपर आएगा। ठीक है, फिर मैं क्या लिखा कि जो हमारा ओवर है, ठीक है, ड्रॉप डाउन ओवर और ड्रॉप डाउन कंटेंट, यानी कि जब मैं ड्रॉप डाउन को माउस ओवर करूँगा तो जो मेरा ड्रॉप डाउन कंटेंट वाला क्लास है वो क्या हो जाएगा, डिस्प्ले ब्लॉक। तो जैसे आप माउस ओवर करते हैं यहाँ, ये डिस्प्ले ब्लॉक हो जाता है नीचे वाला पार्ट। इसका पूरा एग्जांपल हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। HTML में हम क्या कर सकते हैं, यूज़ एनी एलिमेंट टू ओपन द ड्रॉप डाउन कंटेंट, एग्जाम्पल है स्पैन और बटन एलिमेंट। Use a container element like div to create the drop down content and add whatever you want inside of it. Next, wrap a div element around the elements to position the drop down content correctly with CSS. Next, the drop down class use position relative, which is needed when we want to drop down content to be placed right below the drop down button. इसका हमने क्या बोला, position absolute. The drop-down content class holds the actual drop-down content and it is hidden by default and will be displayed on over. Note that minimum width is set to 160 pixels. Feel free to change this if you want the width of the drop-down content to be as wide as the drop-down button. Set the width to 100% and overflow auto to enable scroll on small screen. Instead of using a border, we have used the CSS box shadow property to make the drop-down menu look like a card. The hover selector is used to show the drop-down menu when the user moves the mouse over the drop-down button. So जब आप इसको माउस ओवर कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये एक शैडो हमने यहाँ पर बनाया ताकि अलग से हाईलाइट हो। जब जैसे लाते हैं ना फ्लिपकार्ट के अंदर, और आप फैशन पर आए जैसे, तो देखो इसमें शैडो दिखाई दे रहा है आपको नीचे, इस तरह से। ये सब आपका HTML CSS का ही कमाल है। बट इसको बनाने के दो तरीके हैं, हम चाहे तो जावा स्क्रिप्ट से भी बना सकते हैं और हम चाहे तो इसको HTML CSS से भी बना सकते हैं। अब इसका एडवांसमेंट देख लेते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू, अभी तो क्या है, सिंपल हमने माउस ओवर पर कुछ डिस्प्ले कराना सीखा। अब मेन्यू बनाते हैं। सो क्रिएट अ ड्रॉप डाउन मेन्यू दैट अलाउज द यूज़र टू चूज़ एन ऑप्शन फ्रॉम अ लिस्ट। जैसे फ्लिपकार्ट में आप देख रहे हो कि ड्रॉप डाउन खुला है, इसके अंदर यूज़र चूज़ कर सकता है कुछ। तो नीचे आइए, हमने क्या बनाया कि जब ड्रॉप डाउन कंटेंट पर माउस ओवर होगा तो उसके अंदर से आइकन ओपन होगा जिसमें यूज़र जाकर लिस्ट में से चूज़ करेगा। तो पहले आउटपुट देखते हैं। तो हमने माउस लेके गए, नीचे लिस्ट खुल गई, तो बिल्कुल बटन की तरह बन गया। और इस पर जो भी आप लिंक लगाओगे वो लिंक आपका ओपन हो जाएगा। माउस जैसे आउट होगा तो बंद हो जाएगा। तो ये सब कैसे संभव हुआ, तो अगेन ड्रॉप डाउन
ठीक है, जो मेन कंटेनर है उसके अंदर एक बटन है ड्रॉप बटन, जिसको आप माउस ओवर करोगे तो नीचे की लिस्ट एक्टिव होगी और उसके अंदर फिर आप कंटेन में से आइटम अपने चूज़ कर सकते हो। तो ड्रॉप बटन यहाँ पर है जिसका पूरा स्टाइल अवेलेबल है। ड्रॉप डाउन जिसकी पोजीशन रिलेटिव, और इनलाइन ब्लॉक अब आपको पता है क्या है कि भाई अगर मेरा बटन से बाहर माउस है तो काम नहीं होगा, लेकिन बटन के ऊपर होगा तो काम करेगा। नहीं रखते इनलाइन ब्लॉक तो यहाँ भी अगर कहीं खाली जगह माउस आता तो ये लिस्ट ओपन हो जाती, जो कि गलत है। इसके बाद हमने क्या करा यहाँ पर, ड्रॉप डाउन कंटेंट का डिस्प्ले नन, यानी कि हम चाहते हैं लिस्ट अपने आप ना दिखाई दे तो उसको गायब रखो। फिर मैं क्या बोला, ड्रॉप डाउन कंटेंट के ए टैग, यानी कि इसके अंदर अगर ए एलिमेंट है तो उसका कलर क्या होगा, और अगर ए को होवर करेंगे तो कलर क्या होगा। फिर मैं लिखा ड्रॉप डाउन को जब हम लोग माउस ओवर करेंगे, यानी कि मेन बटन को जब माउस ओवर करेंगे, ठीक है, और जैसे माउस ओवर होगा तो आपका ड्रॉप डाउन कंटेंट जो है वो डिस्प्ले क्या हो जाएगा, ब्लॉक, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, डिस्प्ले नन। इसके बाद आप क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन में जब आप माउस ओवर करेंगे तो जो ड्रॉप बटन है इसका कलर भी डिफरेंट हो जाएगा। तो ये इस तरह से चीज़ें आपकी वर्क कर रही है इसका। नेक्स्ट, अब ड्रॉप डाउन की अलाइनमेंट की बात करते हैं कि भाई हमें राइट साइड पर अगर अलाइन करना है तो इफ़ यू वांट द ड्रॉप डाउन मेन्यू टू गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इंस्टेड ऑफ लेफ्ट टू राइट, ऐड राइट 0। तो पोजीशन हमने राइट से 0 किया रहा तो ये राइट में आ जाएगा इस तरह से। इसी तरह से ड्रॉप ये तो क्लास है ना, क्लास तो हमेशा डॉट से बनती है ना, हाँ, तो उसमें कन्फ्यूज़न मत रखो, क्योंकि ये हमने बाइंड कर रखी है यहाँ पर। ये देखो ड्रॉप डाउन, तो ये ड्रॉप डाउन है, ठीक है, तो ये कंटेंट है यहाँ पर, तो ये क्लास हो गया अगेन, तो यहाँ पर डॉट लगेगा इसमें भी। तो जब भी कोई क्लास बनाते हैं तो डॉट लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रॉप डाउन में हमने यहाँ पर देखा ये हमारा राइट में आ रहा है और ये हमारा लेफ्ट में आ रहा है। तो लेफ्ट वाले आप देख रहे हो मेन्यू आपके लेफ्ट से खुल रहे हैं, राइट वाले में राइट की तरफ खुल रहे हैं। नेक्स्ट मेरे पास ड्रॉप डाउन इमेज कि भाई एक इमेज को अगर मैं माउस ओवर करूँ तो इसी की बड़ी इमेज खुल के आ जाए। तो जैसे देखते हो अमेज़ॉन के अंदर तो माउस ओवर करा तो ड्रॉप डाउन में क्या खुला, एक फोटोग्राफ खुली, है ना। तो कैसे ओपन हुआ, जैसा हमने बनाया, ठीक है, ये वाली इमेज है। नेक्स्ट, अगर आप ड्रॉप डाउन में कोई नैप बार खोलना चाह रहे हैं तो जैसे हमारा होम है, न्यूज़ है, यहाँ ड्रॉप डाउन के अंदर हमारे ऑप्शन आ गए, ठीक है। तो जनरली कोई वेबसाइट बनाओगे तो ड्रॉप डाउन तो होगा, तो कैसे बनेगा, इस तरह से बनाना है। तो कंट्रोल यू करके देखते हैं कैसे बना। तो हॉरिजॉन्टल नैप बार के अंदर यूएल में आप देखोगे हमने क्या करा, एलआई के अंदर एक बनाया अपना ड्रॉप डाउन का ट्रिगर, उसके अंदर हमने क्या बनाया डिव, और डिव के अंदर हमने अपने आइटम स्टोर करे। बाकी जो कोड आपने पहले ऑलरेडी लिखा है वही सेम CSS हमने यहाँ पर लगा दिया। माउस ओवर करते ही आपका वर्क करना स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना इमेज गैलरी एग्जाम्पल। सो CSS कैन बी यूज टू क्रिएट एन इमेज गैलरी। तो यहाँ पर आप नोटिस करें हमने एक डिव बनाया जिसका नाम है गैलरी, उसके अंदर हमने एक इमेज कॉल की है जिसको हमने ए टैग के अंदर कंटेन किया हुआ है। ए टैग के अंदर क्या है, इमेज, यानी कि जब क्लिक करें कोई इमेज को तो इमेज ओपन हो जाए उस तरह से। और यहाँ से हमने एक डिस्क्रिप्शन डिफाइन किया हुआ है, बस हमने इसकी मल्टीपल टाइम कॉपी बनाई है और इमेज को बदलते चले गए हम, है ना। देख लो 7, 8, 11, 10, आउटपुट चेक कर लो, ये कुछ इस तरह से आ रहा है हमारा। माउस ओवर करने पर हमारा बॉर्डर कलर डिफरेंट हो रहा है और ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है।
हाँ, तो मैंने क्या कर रखा है, इमेज के लिंक भी लगा रखे हैं यहाँ पर कि भाई जब आप क्लिक करोगे तो लिंक कैसे लेते हैं, उसके लिए आपने क्या करना होता है कि ये जो आपका फोल्डर है ना, उसमें एक इमेज का फोल्डर बनाते हो आप, उसके अंदर आपकी इमेजेस रखी होती है। देखो जो इमेज हमने यहाँ यूज़ करके वो यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, ये सारी इमेज। वो तो मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में करा देता, मैंने दिखा था शेवर की मैंने इमेज बना के फिलिप्स की, लगा सकते हो लेकिन लगाना नहीं है, क्योंकि वो फिर कल को मिसिंग हो जाएगी, फिर तुम्हारा डिज़ाइन ख़राब होगा, कोई फ़ायदा नहीं। तो चलिए सबसे पहले गैलरी की बात करते हैं। हमने लिखा गैलरी, जिसका मार्जिन होगा 5, बॉर्डर होगा 1 पिक्सल, विड्थ होगा 180, फ्लॉट होगा लेफ्ट। तभी आपकी क्या होंगी, इमेजेस जो होंगी वो साइड बाय साइड आएंगी, एक के बाद एक, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या कंट्रोल करा है, माउस ओवर। माउस ओवर पे हमारा जो बॉर्डर का कलर है उसको हमने डिफरेंट किया, ये देख रहे हो। नेक्स्ट हमने यहाँ पर इसके अंदर जो इमेज है उसकी विड्थ को क्या रखा, 100%, और हाइट क्या रखी हमने, ऑटो। फिर इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमने पैडिंग डाल दी और टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या रखा है, सेंटर। ठीक, चारों से पैडिंग है और टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। अब एक रेस्पॉन्सिव इमेज गैलरी अगर हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर आपको मीडिया क्वेरी की ज़रूरत होगी। अब जैसे आप स्क्रीन चेंज करोगे अपनी, अलग अलग स्क्रीन के हिसाब से आपका डिज़ाइन चेंज होता रहेगा। तो इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस क्या लिखा हमने यहाँ पर कि जब स्क्रीन की विड्थ यानी कि ब्राउज़र की विड्थ 800 पिक्सल की होगी, तो यहाँ पर जो हमारा, ये देखो हमने कंटेनर बनाया यहाँ पर रेस्पॉन्सिव के नाम से। रेस्पॉन्सिव के अंदर क्या है, गैलरी, गैलरी के अंदर सेम वही चीज़, यानी कि मैंने गैलरी वाला जो कंटेनर है उसको मैंने एक और कंटेनर डाल दिया, उसका नाम क्या है, रेस्पॉन्सिव। सबसे टॉप में आइए, हमने रेस्पॉन्सिव को क्या लिखा है, फ्लॉट लेफ्ट, और विड्थ कितनी होगी, 24.9999%, यानी कि 25% पूरा नहीं करा, नियर में ही कर दिया। क्यों करा, क्योंकि भाई मैंने यहाँ पर ना बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स पे लगा रखा है, बॉर्डर भी है, पैडिंग भी, सारी चीज़ें। अब इतना डिफाइन करने के बाद हमने यहाँ पर क्या बोला कि जब मोबाइल से पहले टैबलेट आएगा तो 4 से इमेज 2 हो जाए, और जब मोबाइल आएगा तो इमेज 2 से 1 हो जाए। तो यहाँ पर आप देखते हो डेस्कटॉप मोड, अगर हम लोग 100% पर देख रहे हैं, तो जो हमने 24.99 डाला तो बीच में देख रहे जो गैप आ रही है ये उसी से आ रहा है, नहीं तो सब चिपक जाएगा आपस में, 25% एग्जैक्ट रखिएगा। इसके बाद मोबाइल सिमुलेटर, मोबाइल में सिंगल इमेज, टैबलेट पर जाएंगे ना, तो अलग अलग स्क्रीन पर अलग अलग। तो डेस्कटॉप पर 25%, 4 इमेजेस आ गई, टैबलेट पर 50%, 2 इमेज आ गए, मोबाइल पर 100% सिंगल इमेज आ गए। नेक्स्ट है यहाँ पर स्प्राइट्स। स्प्राइट्स का यूज़ अब हम लोग ना के बराबर करते हैं, पहले बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ करता था, क्योंकि आज की डेट में इनको हैंडल करने के लिए एक नया तरीका आ गया, आइकन्स की लाइब्रेरी, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जैसे बूटस्ट्रैप का आइकन, फॉन्ट ऑसम के आइकन, मटेरियल्स का आइकन, गूगल के मैंने आपको आइकन्स लगाने सिखाए। तो पहले जब ये आइकन लाइब्रेरी नहीं हुआ करता था तो क्या करते थे हम लोग, जैसे भी आप यहाँ पर अगर इसको देखोगे, ये तीनों एक ही इमेज है ना, और अगर हम लोग और नीचे जाएँ यहाँ पर, तो ये 6 की 6 इमेज एक ही है ना। तो अगर एक नॉर्मल डिज़ाइनर जिसको स्प्राइट के बारे में ना पता हो, तो वो क्या करेगा, 6 अलग इमेज बनाएगा। 6 अलग इमेज बनाने का मतलब कि 6 इमेज की रिक्वेस्ट सर्वर पर जाएगी, जिससे आपका लोडिंग टाइम इंक्रीज होगा। अब 6 इमेज हो या 600 इमेज हो, अगर आप एक रिक्वेस्ट में ले आते हो तो आपकी वेबसाइट लाइट हो जाती है। तो इसी का सोल्यूशन था स्प्राइट। हम लोग क्या करते थे, जितने भी आइकन्स यूज़ होने वाले हैं सबको एक साथ ही डिज़ाइन करते थे एक ही फाइल में, ठीक है, और बस इसकी पोजीशन चेंज कर करके हम लोग यूज़ में लेके आते हैं। तो चलो ज़रा समझते हैं कैसे करते हैं काम। An image sprite is a collection of images put into a single image. A web page with many images can take a long time to load and generates multiple server requests.
So using image sprites will reduce the number of server requests and save bandwidth. So image sprite का simple example हम लोग देखेंगे. Instead of using 3 separate images, we use the single image nav sprites. Nav split मतलब ये home का बटन है, ये next का बटन है, ये back का बटन है. So with CSS we can show just the part of the image we need. So in this example below, the CSS sprite which part of the image nav sprites image to show. तो हमने यहाँ पर इस इमेज को कॉल किया, ठीक है. विड्थ हाइट डिफाइन किया, इमेज का URL पास किया और हमने क्या लिखा 0 0, मतलब अलाइनमेंट की हम लोग बात करें बैकग्राउंड के अंदर लेफ्ट और टॉप में 0 0 से शुरू होगा. आपने ओपन करा तो तीनों इमेज हमारे एक साथ आ रहे हैं, लेकिन हमें तो एक लिमिटेड एरिया चाहिए ना, तो उसको हम लोग कैसे डील करेंगे. तो यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको किसी भी टैग में कॉल कराओगे, तो जैसे ये तीनों इमेज हैं, ठीक है. अब यहाँ पर क्या है कि हमने 3 IMG टैग बनाए, तीनों के एक ID दिया, होम, प्रीवियस एंड नेक्स्ट. लेकिन आपने इमेज को रखना है CSS में. यहाँ पर क्या रखना है, एक ट्रांसपेरेंट जिफ. अब जो ये गिफ फाइल है आपकी, ये आपने 1 by 1 पिक्सल की बनानी है सर. इससे क्या होगा, आपका एरर भी नहीं आएगा और ये देखो फोल्डर में अवेलेबल भी होगी. ये दिखाई दे रही है 1 पिक्सल की इमेज. तो फोटोशॉप में 1 by 1 पिक्सल की आपने एक इमेज बना ली. हमने CSS से इसी इमेज को रिप्लेस कराना है. हम लोग क्या लिख रहे हैं कि भाई अगर होम वाला मेरा इमेज है तो उसका बैकग्राउंड में ये इमेज कॉल होनी चाहिए, ठीक है. अब आउटपुट ज़रा चेक करके देखो, तीनों इमेज आ रहे हैं आपके, होम, बैक और यानी प्रीवियस और नेक्स्ट. ये तीनों देखो अलग अलग इमेज है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है. अगर एक होते तो क्या होता है, ये ऐसे ड्रैग हो रहे होते, बट तीनों को हमने अलग अलग अपने हिसाब से इमेज के बैकग्राउंड में कॉल किया हुआ. तो देखो पहली इमेज को क्या लिखा हमने 0 0, दूसरी इमेज को हमने क्या लिखा -47 और 0, थर्ड इमेज को हमने क्या लिखा -91 और 0. अब ये क्या चक्कर है, अगर आप इसको फोटोशॉप से समझो तो आपको समझ में आएगा. ये है फोटोपी. यहाँ से हम इस इमेज को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ लाके हम लोग सेव कर लेते हैं इसको. इमेज आ गया अपना. अब जरा यहाँ ध्यान से देखो, यानी कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला पार्ट 0 0 0, यानी कि हो गया Y पोजीशन, और ये जो पार्ट है ये हो गया हमारा X पोजीशन. अब मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन बना लेता हूँ, ठीक है. ये मैंने एक सिलेक्शन बनाया. इन्फॉर्मेशन में आइए, इसकी विड्थ कितनी है 46 44, यानी कि विड्थ है 46, हाइट है 44. यहाँ ये तो पहला वाला जो पार्ट है मेरा, यानी कि ये जो मेरी इमेज स्टार्ट होती है 0 0 पर है, यानी कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, देखो माउस देखिए मेरा X और Y नोटिस करिए, 0 0 आ रहा है. अगर मैं दूसरी इमेज की बात करता हूँ जो कि 47, तो अगर मैं माउस यहाँ लेके आता हूँ, क्या लिखा है X में 47 लिखा रहा है. तीसरी इमेज की अगर बात करता हूँ क्या लिखा रहा है 91. तो अगर मैं यहाँ माउस लेके आता हूँ अपना, समझ आ गया. तो ये चीज़ें हम लोग लेस कर रहे हैं, यानी कि जब मुझे दूसरी इमेज को अचीव करना तो मैंने पहली वाली को लेस कर दिया, जब मुझे थर्ड इमेज को लेना था तो मैंने पहली 2 इमेज को लेस कर दिया. समझ गए, ये गेम चल रहा है इसका. ठीक है. तो हाइट में हमें कुछ नहीं करना, Y पोजीशन में सिर्फ X पोजीशन में हमें काम करना है. इससे आपकी ये 3 इमेजेस अलग अलग एक इमेज से प्रोड्यूस होगी. अब मान लो कि आपने कोई नेविगेशन लिस्ट इसके थ्रू बनाना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इजीली हमारा ये 3 अलग अलग लिंक इसके अंदर बन के तैयार हो रहा है. बस A टैग में डालना है. अब अगर हम लोग बात करें होवर कि जब यूज़र माउस ओवर करे, तो अगेन हम लोग यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और इसको करेंगे क्लोज और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं. अब फ़र्ज़ करो कि ये है हमारी पहली इमेज. अगर मुझे माउस ओवर पर ये डार्क करना है कलर, तो
तो इसकी पोजीशन आपको पता चल जाएगी यहाँ माउस रख के, ठीक है। जूम कर लेते हैं, इसकी पोजीशन क्या है, ये वाई में देख रहे हो 44 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या लिखा हमने, 0 - 40, यानी कि एक्स में तो ऑलरेडी है, मैं तो सिर्फ वाई में उसको माउस ओवर कराना है ना, तो हमने क्या लिखा -45। -45 जो है हमारा वो इस पॉइंट पर आके बन जाता है, ठीक है। वाई देख रहे हैं, यहाँ पर नोटिस करना 45 लिखा आएगा, ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, -47 भी होगा और 45 भी होगा, यानी कि इमेज इधर भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा, तो यानी कि ये पोजीशन कितना आ रहा है, अगेन 45। तो वाई में इस बार ये 45 ही चलता रहेगा, एक्स की जो वैल्यू हमारी पहले वाली आ रही थी वही चलती रहेगी उसके अंदर। एग्जाम्पल देखो, माउस ओवर देखो, इसका कलर चेंज, इसका कलर चेंज और इसका कलर अलग, तो ऐसे बनता है होवर। अब अगर ये अप्रोच ना सीखी जाए तो 6 रिक्वेस्ट गई इतने से काम के लिए सर्वर पर, तो जितना ज़्यादा रिक्वेस्ट जाएगा उतना ब्लॉकिंग टाइम बढ़ता है, ठीक है। और जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ लिखे पेज स्पीड इनसाइट्स, और यहाँ पर जाके आप इसको हम लोग एनालाइज पे लगा देते हैं, अभी दिखाते हैं आपको। रेस्पॉन्स इमेज गैलरी में ड्रॉप डाउन भी हो गया, तो ये स्प्राइट वाला पार्ट आपको समझ में आया। इससे क्या होगा, बिकॉज दिस इज वन सिंगल इमेज एंड नो 6 सेपरेट फाइल्स, देयर विल बी नो लोडिंग डिले व्हेन अ यूजर होवर्स ओवर द इमेज, वी ओनली ऐड 3 लाइन्स ऑफ कोड टू ऐड द होवर इफेक्ट। तो यानी कि एक और जब भी कोई होवर करेगा तो उसकी इमेज की पोजीशन बदलती जाएगी और इमेज आपकी डिस्प्ले होती जाएगी। इमेज एक ही बार में रिक्वेस्ट पर लोड हो चुकी है आपकी पहले, तो अभी यहाँ पर स्पीड वगैरह आ जाएगी, ज़रा हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कुछ स्पीड होती है, जैसे बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पर हमारी 100 समथिंग आ रही है उसमें, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो 0 ms 0, तो जो ग्रीन वाला पार्ट होता है ये हो गया पास, जो रेड वाला पार्ट है वो आपका स्लो है। अब देखो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना वो आपकी इमेजेस होती हैं, ठीक है। देख लो ये इमेज वो पार्ट है जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपकी वेबसाइट के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इमेजेस बहुत सोच समझ के मीनिंगफुल लगाना है। अगर इमेज आपने गलत लगा दी तो आपकी वेबसाइट हैवी हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट आपका आता है एट्रीब्यूट सेलेक्टर। सो स्टाइल HTML एलिमेंट विद स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स। तो CSS में आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू स्टाइल HTML लेआउट एलिमेंट्स दैट हैव स्पेसिफिक एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट वैल्यू। तो बात करते हैं CSS एट्रीब्यूट सेलेक्टर की। द एट्रीब्यूट सेलेक्टर इज़ यूज टू सेलेक्ट एलिमेंट्स विद स्पेसिफिक एट्रीब्यूट। तो जैसे कि ए एलिमेंट एट्रीब्यूट वैल्यू, ठीक है, एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट की वैल्यू के दोनों के बेसिस पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और उसका कलर क्या हो जाए, येलो हो जाए। तो हमने क्या लिखा, ए एलिमेंट, टारगेट लिखते हैं हम लोग एट्रीब्यूट जिसमें ब्लैंक वगैरह हम लोग डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ पर बात करें कि जहाँ पर भी टारगेट का जिक्र हो उसका कलर चेंज हो जाए, बाकी का कलर चेंज ना हो। तो आप यहाँ नोटिस करेंगे टारगेट क्या लिखा हुआ है, ब्लैंक। टारगेट क्या लिखा हुआ है, सेल्फ। मुझे नहीं पता कि उसके इक्वल टू क्या है, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। तो जहाँ पर भी ए में टारगेट मेंशन है उसका बैकग्राउंड कलर येलो कर दो, चेंज हो गया कलर। इसी तरह से वैल्यू के बेसिस पर भी किया जा सकता है। हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, अगर कहीं पर टारगेट की वैल्यू ब्लैंक है सिर्फ उसको टच करना है, टारगेट को टच नहीं करना होगा। टारगेट के अंदर वैल्यू ब्लैंक बोलो। अब की बार क्या हो रहा है, वैल्यू जो ब्लैंक थी हमारी वो सर्विसेज की थी, दूसरे की क्या है, सेल्फ। लेकिन उसने ढूंढा टारगेट इक्वल टू ब्लैंक, ब्लैंक को ढूंढा, सर्विस का बैकग्राउंड कलर
चेंज हो गया। इसी तरह से आता है एट्रीब्यूट आपका टिल्ट इक्वल टू वैल्यू। अब ये क्या काम करता है, ठीक है। द एट्रीब्यूट टिल्ट इक्वल टू वैल्यू सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट एलिमेंट्स विद एन एट्रीब्यूट वैल्यू कंटेनिंग ए स्पेसिफाइड वर्ड। द फॉलोइंग एग्जांपल सेलेक्ट ऑल एलिमेंट्स विद अ टाइटल एट्रीब्यूट that contains a space separated list of words, one of which is flower। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, ओपन करेंगे, कंट्रोल यू प्रेस करेंगे और हमने यहाँ पर नोटिस करना है टाइटल क्या लिखा है IMG7 फ्लावर, IMG8 फ्लावर। हमने यहाँ पर लिखा टाइटल में अगर कहीं पर फ्लावर है तो उसको टारगेट करो, उसका बॉर्डर क्या कर दो 5 पिक्सल सॉलिड और रेड। तो क्या दिखाई दे रहा है, 3 इमेजेस में से 2 के अंदर फ्लावर मेंशन था तो 2 का हमारा बॉर्डर अप्लाई हो गया। तो ये एक तरीका है, और भी तरीके हैं। आप देखेंगे पाइप इक्वल टू वैल्यू। अब ये क्या काम करता है, दिस सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट एलिमेंट्स विद द स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट हुज वैल्यू कैन बी एग्जैक्टली द स्पेसिफाइड वैल्यू और द स्पेसिफाइड वैल्यू फॉलोड बाय हाइफन। तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं क्लास, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, क्लास ढूंढ रहे हैं जिसमें टॉप लगा हुआ है, जिसमें टॉप लगा हुआ है उस पर क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए। चलो यहाँ पे हमने क्या देखा है पर टॉप हेडर, टॉप टेक्स्ट, टॉप कंटेंट, बट पाइप इक्वल टू कहाँ काम कर रहा है, जहाँ पर हाइफन होता है, ठीक है। तो टॉप हाइफन जहाँ उसको मिला उसने 2 एलिमेंट का कलर चेंज किया, ठीक है। फिर आपके पास होगा कैरेट इक्वल टू, द एट्रीब्यूट कैरेट इक्वल टू सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट एलिमेंट्स विद द स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट whose value start with the specified value. The following examples select all elements with a class attribute value that start with top। अब top कैसे भी लिखा हो, ठीक है, वो सबको टारगेट करेगा। ठीक है, तो अब हाइफन वाली कंडीशन नल और वाइड हो जाती है इसमें। उसने ढूंढा टॉप, टॉप मिला, काम हो गया। नेक्स्ट फिर आता है डॉलर इक्वल टू, दिस सेलेक्टर यूज टू सेलेक्ट एलिमेंट्स हुज एट्रीब्यूट वैल्यू एंड्स विद अ स्पेसिफाइड वैल्यू। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टेस्ट, कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, तीनों में क्या लिखा है, फर्स्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट, माई अंडरस्कोर टेक्स्ट एंड माई टेस्ट। बट यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट में टेस्ट का कोई भी जिक्र नहीं है। तो इस सिनेरियो में सेकेंड एलिमेंट छोड़ के बाकी सब टारगेट हो गए। नेक्स्ट क्या है, स्टार इक्वल टू, स्टार इक्वल टू वैल्यू सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट एलिमेंट्स हुज एट्रीब्यूट वैल्यू कंटेन अ स्पेसिफाइड वैल्यू। जैसे कि अगर कॉन्टिन्यूटी में कहीं पर भी TE लिखा हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर उसको टारगेट करें। तो हम यहाँ पर जाते हैं, प्रेस करते हैं कंट्रोल यू, तो यहाँ पर देखो TE 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 तीनों मेंशन है, तो तीनों का ही कलर हमारा चेंज है। नेक्स्ट फॉर्म की स्टाइल करने की अगर बात करें तो हम लोग फॉर्म को भी स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे हमने क्या लिखा, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, टाइप इक्वल टू बटन। अगर मैं लिख देता हूँ ओनली इनपुट, तो तीनों ही इनपुट से बने, इनपुट इनपुट इनपुट, तो तीनों का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाता है, येलो। बट फॉर्म के अंदर टाइप होता है, टाइप इक्वल टू वैल्यू होती है, जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप डेट, इनपुट टाइप पासवर्ड, इनपुट टाइप टेल। तो आप अलग अलग फील्ड को कंट्रोल कर सकते हो। तो इसका बेस्ट एग्जांपल कुछ इस तरह से होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉर्म स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना रखो, अभी गला भी साथ नहीं दे रहा, तो तब करते हैं डिस्कशन बाकी चीज़ें। फाइल शेयर करेंगे, गो थ्रू करेंगे। तो डिग्री वाले स्टूडेंट्स जो भी हमारे इस बैच में हैं, उनकी नेक्स्ट क्लास जो भी वो लास्ट क्लास होगी डिग्री वालों की। जो बाकी के रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं उनका एडवांस वाला पार्ट स्टार्ट, डिग्री वालों का नहीं होगा। बहुत हमारा उस बैच में करा दिया मॉर्निंग वाले में। हाँ लिया नहीं, लिंक भेजा तो था। हाँ हाँ वो सब करा दिया।